गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज मैं आप लोगों के लिए कृतिका में साना साना हाथ जोड़ी पाठ लेकर के आई हूँ। इस पाठ की लेखिका मधु काकरिया जी हैं। मैं थोड़ा सा आपको मधु काकरिया जी के बारे में बताना चाहूँगी। मधु काकरिया जी का जन्म 1957 यानी कि 1957 में कोलकाता में हुआ था। इन्होंने यहीं से अर्थशास्त्र विषय से एमए किया था। मीन्स कोलकाता यूनिवर्सिटी से उन्होंने अर्थशास्त्र यानी इकोनॉमिक्स से एमए किया था और कंप्यूटर एप्लीकेशन में डिप्लोमा भी किया था। इनकी कुछ प्रमुख रचनाएं इस तरह से हैं। पत्ताखोर, ये उनका उपन्यास है। सलाम आखिरी, खुले गगन के लाल सितारे, बीतते हुए अंत में यीशु, ये कहानी संग्रह है। तो ये उनकी कुछ प्रमुख रचनाएं थीं। मधु काकरिया जी ने कुछ यात्रा वृत्तांत भी लिखे हैं, जिनमें से एक आपका है साना साना हाथ जोड़ी। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि यात्रा वृत्तांत होता क्या है। बच्चों, यात्रा वृत्तांत का मतलब जब हम कहीं घूमने जाते हैं तो जहाँ से चलते हैं और मंजिल तक के बीच में हम जो कुछ भी देखते हैं, जब हम उसका वर्णन करते हैं तो वो हमारा यात्रा वृत्तांत होता है। तो आपका ये पाठ साना साना हाथ जोड़ी एक यात्रा वृत्तांत है, जिसमें सिक्किम की राजधानी गैंगटोक का जिक्र किया है लेखिका मधु काकरिया जी ने। बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है, इसे आप बहुत ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको इसमें आए हुए कुछ कैरेक्टर यानी पात्र के बारे में बता देना चाहूँगी, जिससे आपको इन पात्रों को इस कहानी में आने पर आपको जानकारी हो सके। सबसे पहले खुद मधु काकरिया जी इसकी मेन किरदार हैं। लेखिका जो कि घूमने गई थी, उनके साथ उनकी दोस्त मणि गई थी, और जो एक बहुत ही प्रमुख पात्र है इसमें जितेन नारगे, जो कि एक जीप ड्राइवर था, लेकिन वो जीप ड्राइवर कम गाइड ज़्यादा था। गाइड का मतलब आप समझते हैं, जिसे उसको उस क्षेत्र का नॉलेज होता है, पूरी जानकारी होती है, वहाँ का रहन सहन, भौगोलिक परिस्थिति, वहाँ की कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें और बातों की कुशलता, कि अपने बातों के ज़रिए वो कैसे जो घूमने वाले टूरिस्ट होते हैं उसको वो अट्रैक्ट कर सके। तो यहाँ पे जितेन नारगे पूरे टाइम जब तक लेखिका गैंगटोक को मतलब जब तक गैंगटोक से लेकर के लेखिका जब हिमालय पर्वत तक घूमने गई, वहाँ तक जितेन नारगे ने तरह तरह की जानकारियाँ मधु काकरिया जी को दी। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं इस पाठ को। आप समझ गए, साना साना हाथ जोड़ी। ये एक यात्रा वृत्तांत है। इसमें लेखिका ने सिक्किम की राजधानी गैंगटोक का सजीव वर्णन किया है। ऐसा वर्णन जो एक चलचित्र की तरह एक एक करके जितने भी दृश्य थे वो हमारी आंखों के सामने साकार हो उठते हैं, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने वर्णन किया, देख करके सुन करके ऐसा लगता है कि जैसे हम खुद उस जगह पे मौजूद हैं। सबसे बड़ी बात है कि जो गैंगटोक है, वहाँ का प्राकृतिक दृश्य और हिमालय का जो अद्भुत सौंदर्य है, इसे सुन करके पढ़ करके मन बहुत ही आनंदित हो जाता है। तो मैं आपको पॉइंट टू पॉइंट सारी बातें बताती चलूँगी। सबसे पहले लेखिका गैंगटोक में रुकी। गैंगटोक यानी कि सिक्किम का कैपिटल, सिक्किम की राजधानी। रात के समय में जो उन्होंने गैंगटोक के सौंदर्य का वर्णन किया है, ध्यान से सुनेंगे कि रात के समय जो सिक्किम का गैंगटोक शहर है, उसकी सुंदरता जो है वो देखते बनती है। ऐसा लगता है कि जैसे आसमान उलट गया है।
और सारे तारे बिखर के चारों तरफ टिमटिमा रहे हैं। कहीं कहीं तारों के गुच्छे जो हैं वो ऐसे लग रहे हैं जैसे वो झालर बना रहे हैं। झालर आप समझते हैं, जिसे हम अपने घरों को सजाते हैं, उसी तरीके से आसमान में तारों के जो गुच्छे हैं वो झालर की तरह दिखाई दे रहे हैं। गैंगटोक के लिए एक बहुत जो सबसे अच्छी बात है कि यहाँ के लोगों को मेहनतकश बादशाहों का शहर कहा जाता है। मैं आपको इस कहानी में बताती रहूँगी कि यहाँ के लोग किस तरह से मेहनत करते हैं, कि वो अपने जान माल की परवाह नहीं करते हैं। तो मेहनतकश बादशाहों का शहर, ये सुबह दोपहर शाम काम में लगे रहते हैं और अपने जान को हथेली पे लेकर के लगे रहते हैं। तो इसलिए जो गैंगटोक है वो मेहनतकश बादशाहों का शहर कहा जाता है। अब यहाँ पे मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि लेखिका ने गैंगटोक में एक नेपाली युवती से एक प्रार्थना सीखी थी। साना साना हाथ जोड़ी गर्दहु प्रार्थना हाम्रो जीवन तिम्रो कौशेली। आप समझ गए होंगे इस चैप्टर का नाम क्यों है। ये एक प्रार्थना है, जैसे हम सभी प्रार्थना करते हैं जब सुबह सो कर के उठते हैं, ईश्वर के सामने सिर झुकाते हैं, कोई ना कोई प्रार्थना करते हैं, ईश्वर, अल्लाह या यीशु, अपने अपने धर्म के हिसाब से हम ईश्वर को याद करते हैं। तो जो ये लाइनें हैं कि साना साना हाथ जोड़ी गर्दहु प्रार्थना हाम्रो जीवन तिम्रो कौशेली, मीन्स कि छोटे छोटे हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रही हूँ कि मेरा सारा जीवन अच्छाइयों को समर्पित हो। देखिए, हम प्रार्थना इसीलिए करते हैं जिसमें हम अपने अंदर के अहंकार को ख़त्म करके अपने अंदर अच्छाइयों का समावेश कर सकें। चलिए, अब हम गैंगटोक के सुबह का वर्णन करेंगे। रात का तो हमने देख लिया। सुबह के टाइम पे जब लेखिका उठी तो वो भाग करके अपने बालकनी की तरफ गई और वहाँ उन्होंने देखा अपनी बालकनी से कि उनको हिमालय की जो तीसरी सबसे बड़ी चोटी है कंचनजंगा, वो दिखाई दे रहा था, जो काफ़ी खूबसूरत लग रहा था। लेकिन वो पूरी तरीके से क्लियर नहीं था, क्योंकि आसमान में बादल छाए हुए थे, जिस वजह से वो कंचनजंगा की वो चोटी नहीं देख पा रही थी। सिर्फ वो हल्की उसकी एक आकृति उभर के आ रही थी। लेकिन फिर भी लेखिका के अंदर एक उत्साह, उमंग था। वहाँ उन्होंने ढेर सारे फूलों को देखा, मतलब चारों तरफ फूल ही फूल खिले हुए थे। ये देख करके ऐसा लग रहा था कि जैसे बाहर आ गई हो। मतलब ये आप देख रहे हैं कि वाकई में सिक्किम जो है वो बहुत ही खूबसूरत स्टेट है। मैं आप लोगों को एक चीज़ और बता देना चाहती हूँ कि आज सिक्किम भारत का एक अंग है, एक राज्य है। लेकिन इसके पहले सिक्किम जो था, पहले एक स्वतंत्र रजवाड़ा था, वो भारत का अंग नहीं था, भारत में वो शामिल नहीं था। लेकिन आज सिक्किम भारत का अंग बन चुका है। इसलिए यहाँ पे काफ़ी टूरिस्ट हैं जो घूमने जाते हैं, क्योंकि ये काफ़ी खूबसूरत जगह है। चलिए, अब हम अपनी कहानी को आगे लेके चलते हैं कि लेखिका गैंगटोक से जो लेखिका की यात्रा की शुरुआत थी वो थी युमथांग। वो गैंगटोक से 149 किलोमीटर दूर था, मीन्स 149 किलोमीटर दूर था। युमथांग के रास्ते में उन्होंने बहुत से मनोहारी दृश्य देखे। मनोहारी दृश्य यानी मन को हरने वाले। रास्ते में उन्हें हिमालय की घाटियाँ दिखाई दी। घाटियाँ आप समझ सकते हैं कि हम उसको वैली कहते हैं। दो माउंटेन के बीच का जो निचला क्षेत्र होता है उसे हम घाटियाँ कहते हैं। तो हिमालय की घाटियाँ दिखाई दी, फूलों से लदी हुई वादियाँ थीं। और लेखिका यहाँ पे जीप से जा रही थी, जिसका ड्राइवर जितेन नार्गे था, जो गाइड की भूमिका अच्छे से निभा रहा था। लेखिका को जो सबसे ज़्यादा एक्साइटमेंट थी वो थी बर्फ़ देखने की।
लेकिन जितेन नारगे उनके इस क्यूरोसिटी को, इस जिज्ञासा को तुरंत ख़त्म नहीं करना चाह रहा था। वो उस तरीके से उनके अंदर जिज्ञासा को बरकरार रख रहा था। मीन्स वो उनको इमीडिएट नहीं बता रहा था कि लेखिका को बर्फ़ कहाँ देखने को मिलेगी। अब लेखिका जैसे जैसे आगे बढ़ रही थी, उनको बहुत सी ऐसी चीज़ें दिखाई दे रही थीं, जहाँ पे उन्होंने एक जो सबसे आश्चर्य वाली चीज़ देखी। वहाँ पे उन्होंने देखा कि एक सुनसान जगह पे सफ़ेद रंग की पताकाएं देखी। सफ़ेद पताका मतलब वाइट फ्लैग्स, यानी कि झंडे, सफ़ेद झंडे उन्होंने देखे। ये झंडों को बौद्ध पताकाएं कही जाती हैं। उन्होंने देखा इन सफ़ेद पताकाओं के ऊपर, मीन्स झंडों के ऊपर कुछ मंत्र लिखे हुए थे, और ये पताकाएं संख्या में काफ़ी ज़्यादा थीं, जिसे देख करके लेखिका को बहुत आश्चर्य हो रहा था। तब जितेन नारगे ने बताया कि ये जो सफ़ेद बौद्ध पताकाएं हैं, जिसके ऊपर एक मंत्र लिखा है, ये किसी बुद्धिस्ट की मृत्यु हो जाने पर उसकी आत्मा की शांति के लिए शहर से किसी दूर पवित्र स्थान पर लगाई जाती हैं, और इनकी संख्या 108 होती हैं। 108 108 फ्लैग्स, वाइट फ्लैग्स। याद रखेंगे आप लोग कि ये 108 श्वेत पताकाएं, जिनके ऊपर मंत्र लिखे होते थे। और दूसरा, आप सफ़ेद रंग का महत्व भी समझते हैं, ये शांति और अहिंसा का प्रतीक माना जाता है। ये शहर से दूर एक पवित्र स्थान पे फहरा दी जाती थी बुद्धिस्ट की मृत्यु हो जाने पर। और सबसे बड़ी बात, इन पताकाओं को, झंडों को उतारा नहीं जाता था, ये अपने आप नष्ट हो जाती थी। इसी तरीके से किसी नए काम की शुरुआत के लिए, शुभ काम के लिए, यही जो सफ़ेद पताकाएं होती थी वो रंगीन पताकाओं में बदल जाती थीं। मीन्स बुद्धिस्ट की मृत्यु पे 108 सफ़ेद पताकाएं, और किसी नए कार्य की शुरुआत में या शुभ काम के लिए रंगीन पताकाएं फहराई जाती थीं। उनकी भी संख्या 108 होती थी, और वो पताकाएं भी शहर से दूर किसी पवित्र स्थान पे फहराई जाती थीं, और ये अपने आप नष्ट हो जाती थी। लेखिका ने रास्ते में ये भी देखा कि वहाँ युमथांग में जितनी भी दुकानें थी, सब पर उन्होंने दलाई लामा की फ़ोटो देखी। दलाई लामा को आप समझते हैं बिल्कुल सही कि ये हमारे बुद्धिस्ट धर्म गुरु माने जाते हैं। वहाँ इनको लोग भगवान की तरह पूजते हैं। तो इन्होंने हर दुकानों पे दलाई लामा की फ़ोटो देखी। इसके बाद युमथांग से जब लेखिका और आगे बढ़ी, तो वहाँ पे एक स्थान देखा उन्होंने, कवि लॉन्ग स्टॉक। कवि लॉन्ग स्टॉक की मैं आपको एक खूबी बताना चाहूँगी कि ये क्यों इतना फेमस है। यहाँ पे कुछ ऐसे काम हुए थे जिससे कवि लॉन्ग स्टॉक की महत्ता, इम्पोर्टेंस बढ़ गई। नंबर 1 कि यहाँ पे 19 के दशक की एक मूवी है, फिल्म है गाइड, जिसकी शूटिंग हुई थी। ये बहुत पुरानी फिल्म है देवानंद जी की। वहाँ पे इसकी शूटिंग हुई थी। दूसरी कि जो 2 जातियाँ थीं, तिब्बत की और चीन की, लेप्चा और भूटिया, सिक्किम की, इन दोनों जनजातियों के बीच में एक लंबे समय से झगड़ा चल रहा था, लेप्चा और भूटिया। तो इसी कवि लॉन्ग स्टॉक में इन दोनों जनजातियों के बीच में झगड़े को ख़त्म करके शांति वार्ता की शुरुआत की गई थी। मीन्स इनके बीच में समझौता किया गया था। ये तिब्बत के चीज खे बमसन ने लेप्चाओं के शोमेन से कुंजतेक के साथ संधि पत्र पर हस्ताक्षर किया था, जिससे जो लंबे समय से इनके बीच में झगड़े चले आ रहे थे वो शांति वार्ता के रूप में बदल गया। फिर उसी कवि लॉन्ग स्टॉक में लेखिका ने एक कुटिया के भीतर घूमता हुआ चक्र देखा। कुटिया का मतलब झोपड़ी होता है। वहाँ उन्होंने एक घूमता हुआ चक्र देखा।
वो चक्र के बारे में जितेन नारगे ने उन्हें बताया कि यह एक धर्म चक्र है, मीन्स प्रेयर व्हील, कि जिसको घुमाने से सारे पाप धुल जाते हैं। जब जितेन नारगे ने ये बात बताई तो लेखिका को ये बात सुन कर के मतलब उनके मन में एक कल्पना आई कि अगर बात धर्म की होती है, चाहे वो मैदानी भाग में रहने वाले लोग हों या फिर पहाड़ पर निवास करने वाले लोग हों, वैज्ञानिक प्रगति चाहे जितनी भी हो जाए, आज दुनिया चाहे जितनी भी आगे बढ़ जाए, लेकिन सभी देश की जो आत्मा है वो एक जैसी है। आत्मा मतलब कि जो लोगों की आस्था है, विश्वास है, अंधविश्वास है, पाप पुण्य की अवधारणा है या कल्पनाएं हैं, कि आप ये मतलब मेरा समझते हैं कि हमारे अंदर आस्था है, हम ईश्वर की पूजा करते हैं अपने धर्म के अकॉर्डिंग, हम अपने मालिक को मानते हैं, हमारी अपना विश्वास है, हमारी धर्म को लेकर के आस्था है, अपने धर्म के उस आस्था के कारण हम अंधविश्वासी भी हैं। तो अंधविश्वासी का मतलब ये नहीं होता है कि हम सही और गलत के बीच में फ़र्क नहीं करते, मीन्स हमारा जो अंधविश्वास है अपने धर्म को लेकर के, जो ब्लाइंड फेथ है, और पाप पुण्य को हम मानते हैं कि अच्छे काम करने से हमको स्वर्ग मिलता है और हम बुरे काम करते हैं तो हमें नरक में जगह मिलती है। जैसे हमारी ये धारणा है कि जब हम गंगा जी में स्नान करते हैं, संगम में स्नान करते हैं, आप सब जानते हैं माघ मेले में लोग कहाँ कहाँ से संगम के दर्शन करने आते हैं, गंगा में डुबकी लगाने के लिए आते हैं। उनकी वो आस्था है पाप पुण्य का कि हम वहाँ पर अगर डुबकी लगाते हैं, नहाते हैं तो हमारे पाप धुल जाते हैं। फिर हिंदू धर्म के अनुसार कि हमें चारों धाम की जब यात्रा करते हैं तो हमारा जीवन सार्थक हो जाता है। उसी तरीके से इस्लाम धर्म में है कि मक्का मदीना की मतलब हज करने से मतलब हमें मुक्ति मिलती है। मतलब हर धर्म की अपनी अपनी एक आस्था है। तो उस प्रेयर व्हील को देख करके उनके मन में ये बात आई कि भले ही वैज्ञानिक प्रगति कितनी भी हो जाए, लेकिन लोगों की जो आत्मा है वो एक जैसी है। लोग अपने अपने धर्म के प्रति आस्था रखते हैं, विश्वास रखते हैं। पाप पुण्य की जो अवधारणा है और कल्पना जो है सब एक समान है। चलिए, ये तो हमने देख लिया। अब हम देखेंगे कि पल पल में जो हिमालय था वो परिवर्तित हो जा रहा था, उसके जो दृश्य थे वो किस तरीके से बदलते जा रहे थे। जैसे जैसे लेखिका आगे बढ़ती जा रही थी, पहाड़ी पे चढ़ती जा रही थी, वैसे वैसे जो नीचे के भाग थे वो ताश के पत्तों के समान छोटे छोटे दिखाई दे रहे थे। इंसान जो थे वो बहुत छोटे छोटे होते जा रहे थे। और जैसे जैसे वो आगे बढ़ती जा रही थी, हिमालय का पल पल जो था रूप वो बदलता जा रहा था। मीन्स कि हिमालय अपने विराट रूप के सामने, विराट रूप की तरह आके सामने दिखाई दे रहा था। रास्ते बहुत ही वीरान, सकरे और घुमावदार होते जा रहे थे। ऐसे लग रहा था हिमालय की इस विशालता को देख करके, ऐसे लग रहा था कि जैसे जो घाटियां हैं वो पाताल छू रही हैं। घाटियां मतलब जो वैलीज़ हैं वो बहुत नीचे चली गईं। आप लोग भी अगर कभी ऐसे पहाड़ी इलाके पे गए होंगे तो आप ये सब चीज़ें महसूस कर सकते हैं। लेकिन सबसे अच्छी बात जो थी कि जगह जगह तरह तरह के रंग बिरंगे जो फूल थे वो बहुत अच्छे लग रहे थे। फिर ऐसे लग रहा था कि मतलब कि घुमावदार रास्तों के बीच में गुजरने से ऐसे लग रहा था लेखिका को वो किसी गुफा के अंदर जा रही हैं। मन इतना आनंदित हो रहा था कि उनके साथ जितने भी टूरिस्ट थे, सैलानी थे, सब गाने के लिए एकदम उनका मन जो था वो डोल उठा। सुहाना सफ़र और ये मौसम हंसी, इस तरीके से लोग एंजॉय करते हुए अपने रास्ते पे चलते जा रहे थे। लेखिका भी एकदम उस प्राकृतिक सौंदर्य में डूबी हुई थी। इसी तरीके से लेखिका आगे बढ़ती जा रही थी और वो बार बार हर जगह जो रास्ते की खूबसूरती थी उसको देखती जा रही थी। लेकिन लेखिका के अंदर जो सबसे ज़्यादा क्यूरोसिटी थी वो थी बर्फ़ को लेकर के, क्योंकि हम जो मैदानी क्षेत्र के लोग होते हैं
मीन्स हमारे अंदर बर्फ़ को देखने की एक जो उत्साह होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। यही सारी चीज़ें लेखिका के अंदर भी थी। वो बार बार बचकानी हरकतें करती, जितेन नारगे से बार बार पूछती कि हमें बर्फ़ कहाँ मिलेगी, लेकिन जितेन नारगे उनके इस अंदर के इस कौतूहल को, उत्सुकता को इमीडिएट ख़त्म नहीं करना चाहता था। उसका ये था कि इनको हम रास्ते में अच्छे से घुमाएंगे, सारी चीज़ों की जानकारी देंगे, लेकिन बर्फ़ कहाँ मिलेगी वो नहीं बता रहा था। सबसे अच्छी चीज़ कि लेखिका जिस भी रास्ते से जा रही थी, जैसे होता है हम कहीं रास्ते से जाते हैं तो हमको चेतावनी भरे कहीं ना कहीं बोर्ड दिखे होते हैं कि दाएं मुड़िए, बाएं मुड़िए, धीरे चलिए, आगे खतरा है, इस तरीके से। तो सिक्किम सरकार ने भी जगह जगह इस तरीके के चेतावनी भरे बोर्ड लगा रखे थे। अब देखिए, हम लोग ये देखेंगे कि लेखिका ने रास्ते में काफ़ी लोगों को देखा। कुछ लोगों को देखा कि कुछ औरतें जो थीं वो पत्थर पर बैठी हुई पत्थर तोड़ रही थीं, कि वो इतनी नाजुक थी, उनके हाथों में कुदाल और हथौड़े थे। और कितनी ही औरतों ने अपने पीठ पर एक टोकरी बांध रखी थी। इस टोकरी को डोको कहते हैं, कि ये टोकरी में वो अपने बच्चों को रखती हैं और पत्थरों को काट के वो रास्ते बनाती हैं। लेखिका ये सब देख करके बहुत ही अचंभित हो रही थी कि जहाँ पे मतलब मौत का सामना हो रहा है, लेकिन फिर भी वो अपने काम में एकदम मशगूल हैं, क्योंकि ये उनके ज़िंदा रहने की एक जंग थी कि इंसान जब भूख से और ज़िंदा रहने के लिए सोचता है तो काम करने के लिए वो कोई भी काम, चाहे कितना भी मुश्किल क्यों ना हो, वो उसे करता ज़रूर है। लेकिन वो सबसे बड़ी बात थी कि जैसे मैंने आपको बताया कि गैंगटोक को मेहनतकश बादशाहों का शहर कहा जाता है, तो यहाँ पे यही बात है। आप ये भी बताएंगे कि यहाँ की जो औरतें थी वो बहुत ही मेहनती होती थीं। भले ही वो बहुत नाजुक थी, लेकिन कुदाल और हथौड़े लेकर के वो पत्थरों को काट करके पहाड़ों में रास्ते बनाती थीं। जब लेखिका ने इन औरतों को देखा तो उन्हें एक आदिवासी स्त्रियों की याद आ गई। जब वो पलामू और गुमला के जंगलों में गईं तो वहाँ पे उन्होंने देखा कि कुछ औरतें अपने पीठ पर कपड़े से अपने बच्चों को बांध करके पत्तों की तलाश में इधर उधर फिरती थीं। उनके पैर फूल जाते थे, लेकिन फिर भी वो मेहनत करती थीं। ये सब देख करके लेखिका ने ये महसूस किया कि हर जगह की कहानी एक जैसी होती है। लेकिन जितेन नारगे ने बताया कि ये हमारे देश की आम जनता है, क्योंकि ये इतनी मेहनत करती हैं कि इस जीवन के संतुलन को बरकरार रखने के लिए ये जो मेहनत करती हैं, कि ये कितना कम लेकर समाज को बहुत कुछ दे जाती हैं। देखिए, ये आपका एक क्वेश्चन भी है कि कितना कम लेकर के ये समाज को बहुत दे जाती हैं। इसका मतलब ये होता है कि इनकी वजह से, कि इन औरतों ने पत्थरों को काट के पहाड़ों में रास्ते बनाए, जिससे पर्यटकों के लिए, पर्यटक यानी कि जो टूरिस्ट हैं, उनको आने जाने के लिए रास्ते मिले, जिससे जो आर्थिक प्रगति हुई, हमारी अर्थव्यवस्था में वृद्धि हुई। क्योंकि रास्ते बनने से टूरिस्ट पे इसका बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ा, लोग घूमने के लिए आने लग गए। लेकिन समाज को इन्होंने बहुत कुछ दिया, लेकिन उसके एवज़ में जो उन्होंने मेहनत की उनको बहुत कम मिलता था, लेकिन फिर भी ये खुश रहती थी। चलिए, अब हम आगे बढ़ेंगे कि इसी तरीके से लेखिका आगे बढ़ती गई। फिर वहाँ पे उन्होंने झरने देखे पहाड़ों पे, जहाँ पे उन्होंने 7 सिस्टर्स फॉल देखा, जिसको देख करके जितने भी सैलानी थे, टूरिस्ट थे, वो सब अपने अपने कैमरे से वो फ़ोटो खींचने में मशगूल हो गए। लेकिन लेखिका प्रकृति के इस दृश्य को, खूबसूरत दृश्य को देख करके बहुत ही अचंभित हो गई। उन्हें ऐसा लग रहा था कि उनके अंदर की जो तामसिकता है, बुरी
भावना है वो सब इस प्राकृतिक दृश्य को देख कर के दूर हो गई। वहाँ उन्होंने तीस्ता नदी देखी, तीस्ता नदी जो बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। तीस्ता नदी के पानी में अपने पैर को डुबो करके वो वहाँ पे कुछ देर बैठी रहीं और देखती रहीं कि वो उस माहौल का एक आनंद लेती रहीं। इसके बाद वो लोग वहाँ से आगे बढ़े, थोड़ी देर वहाँ पे आराम करने के बाद जब वो आगे बढ़े तो वहाँ पे देखा कि जहाँ एकदम फूलों से भरी हुई घाटियाँ थी, खूबसूरत वादियाँ थीं, उस जगह लिखा हुआ था थिंक ग्रीन। थिंक ग्रीन यानी कि हरा भरा सोचें, मीन्स कि हरियाली ही जीवन है। इस तरीके से उन्होंने वहाँ पे प्रियुता और रोडोडेंड्रो के फूल देखे। देखिए ये दो फूलों की क्वालिटी है। ये बहुत ही खूबसूरत फूल होते हैं जो आप सिक्किम में देखने को मिलते हैं। तो प्रियुता और रोडोडेंड्रो के फूल को देख करके वो बहुत खुश हुई। जब वो और आगे बढ़ी तो वहाँ पे उन्होंने देखा कि कुछ छोटे छोटे बच्चे वो पैदल ही स्कूल जा रहे थे। जब उन्होंने लेखिका की गाड़ी को देखा तो उन्होंने लिफ्ट मांगा। तो इस चीज़ को देख करके लेखिका को आश्चर्य हुआ। तो उन्होंने जितेन नार्गे से पूछा, क्या इन बच्चों के लिए स्कूली बस नहीं है? तब जितेन नार्गे ने बताया कि ये पहाड़ी इलाका है, यहाँ का जो जीवन है वो बहुत कठोर है। बच्चों को पूरे इलाके में, पूरे तराई क्षेत्र में सिर्फ एक स्कूल है बच्चों के पढ़ने के लिए। दूर दूर से बच्चे उसी स्कूल में पढ़ने के लिए आते हैं और पैदल चल करके ये पहाड़ों को पार करके 3 से 3.5 4 किलोमीटर की पहाड़ी चढ़ करके ये बच्चे स्कूल जाते हैं। और इतना ही नहीं, इन बच्चों का जीवन इतना मुश्किलों से भरा होता है कि जब ये स्कूल से पढ़ कर के आते हैं तो अधिकांश बच्चे शाम के वक्त अपनी माँ के साथ मवेशियों को चराते हैं। मवेशी यानी जानवरों को पानी भरते हैं, जंगल से लकड़ियाँ काट करके भारी भारी गट्ठर ढोते हैं। जितेन नार्गे ने अपने बारे में भी बताया कि उन्होंने खुद ये काम किया है। मीन्स आपने देखा औरतें कितना काम करती थीं और यहाँ तक कि बच्चे भी इस तरीके का मेहनत भरा काम करते थे। तो इस तरीके से लेखिका ये सब देख करके बहुत ही आश्चर्यचकित हो रही थी कि किस तरीके से लोगों का जो जीवन है वो बहुत ज़्यादा खतरों से भरा हुआ है। कि जिन आदिवासी औरतों को उन्होंने देखा, देख करके वो बहुत ज़्यादा दुखी हो गई कि ज़रा सी भी अगर उन औरतों ने भूल की, जो वो पत्थर काटती थीं, कि भूल की वो अपने साथ जो उनके पीठ पे उनके बच्चे बंधे होते थे, जिस टोकरी में वो अपने बच्चों को ले करके पत्थर काटती थीं, अगर भूल हुई तो वो सीधे नीचे गिरती थीं और कहते हैं ना कि सीधा पाताल प्रवेश, यानी कि मृत्यु उनके साथ हर पल रहती थी। लेकिन फिर भी वो हंसते खेलते अपने काम में लगी रहती थी। हर जगह सिक्किम सरकार ने अपना बोर्ड लगाया हुआ था। उस जगह पे लिखा हुआ था, एवर वंडर्ड हु डिसाइड दैट टू बिल्ड दीज रूट्स, कि आप ताज्जुब करेंगे इन रास्तों को बनाने में लोगों ने मौत को झुठलाया है। मीन्स कि इतनी मेहनत लोगों ने की है कि मौत भी उन्हें मात दे गई। चलिए अब हम देखेंगे धीरे धीरे लेखिका प्राकृतिक दृश्य को देखते हुए आगे बढ़ती जा रही थी। फिर आगे जब लेखिका आगे रास्ते पे आगे बढ़ी तो उस जगह एक खतरों से सजग करने के लिए, खतरों से लोगों को चेतावनी देने के लिए चेतावनी लिखा हुआ था कि धीरे चलाएं, घर में बच्चे आपका इंतज़ार कर रहे हैं। इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि आप सुरक्षित रहें और सुरक्षित ही घर जाएं। फिर जब वो थोड़ी और आगे बढ़ी तो एक चेतावनी उन्होंने पढ़ी, वी केयर मैन ईटर अराउंड,
मीन्स कि हमें केयरफुल रहना है। आदमियों को खाने वाले चारों तरफ हैं, लेकिन फिर लेखिका को कोई भी ऐसे नरभक्षी जानवर नहीं दिखाई दिए जो लोगों को खा सकें, लेकिन उनको दूध देने वाले याक दिखाई दिए। आप याक के बारे में जानते ही हैं कि वो पहाड़ी इलाकों पे ही मिलते हैं। अब लेखिका ने अपना जो रात्रि का पड़ाव डाला, जहाँ रात्रि में उन्होंने ठहरा, जो थोड़ा सा उन्होंने अपनी यात्रा को ब्रेक किया, वो जगह थी लायुंग। वहाँ पे तिस्ता नदी के किनारे उन लोगों ने एक छोटे से लकड़ी के घर में, लकड़ी के बने हुए घर में रात बिताया। लोगों ने उस रात्रि का भी एक आनंद लिया। आप लोगों ने टीवी में भी देखा होगा, लोगों ने नाचना गाना शुरू किया अच्छे से धुन पर। यहाँ तक कि लेखिका की जो सहेली मणि थी, उन्होंने भी ऐसा नृत्य किया कि देख करके सब आश्चर्यचकित रह गए कि 50 वर्ष में भी ऐसा नृत्य जो कि कम उम्र के बच्चों को भी मात दे सकता है। लेकिन लेखिका उस प्राकृतिक दृश्य में ही खोती चली जा रही थी। लेकिन उनके अंदर जो सबसे ज़्यादा क्यूरोसिटी थी वो थी बर्फ़ को लेकर के। तो वहाँ पे जितेन नार्गे ने उनको बताया कि प्रदूषण के कारण धीरे धीरे जो बर्फ़ है वो लगातार कम होती जा रही है। लेकिन वहाँ पे एक सिक्किम युवक ने बताया कि कटाव में उनको बर्फ़ देखने को ज़रूर मिलेगी। अब लायुम से उन्होंने कटाव की यात्रा शुरू की, इस उम्मीद, आवेश और उत्तेजना के साथ कि अब उन्हें जिस चीज़ के लिए आई हैं वो बर्फ़ देखने को मिलेगी। जितेन नार्गे ने वहाँ बताया कि कटाव को हिंदुस्तान का स्विट्ज़रलैंड कहा जाता है, कि जिस तरीके से स्विट्ज़रलैंड खूबसूरत है उसी तरीके से कटाव भी हिंदुस्तान का स्विट्ज़रलैंड है। लेकिन लेखिका की जो सहेली थी, दोस्त थी, उन्होंने बताया कि कटाव स्विट्ज़रलैंड से काफ़ी खूबसूरत है, क्योंकि कटाव में कोई भी दुकानें नहीं थीं। दुकानें ना होने का मतलब, जब दुकानें नहीं थीं तो दुकानें ना होना मीन्स कि वहाँ का जो प्राकृतिक वातावरण है वो एकदम शुद्ध होता है। आप सब जानते हैं, जहाँ दुकानें होंगी वहाँ लोगों की खरीदारी होगी और वहाँ गंदगी फैलेगी। लेकिन इसी वजह से कटाव में कोई भी दुकानें नहीं थीं, जिसकी वजह से वहाँ का जो प्राकृतिक एनवायरनमेंट था वो बहुत ही शुद्ध था। जब वो कटाव पहुंची तो देखा कि चारों तरफ बर्फ़ फैली हुई है। ऐसा लग रहा है कि चारों ओर साबुन के झाग बिखरे पड़े हैं। जितने भी टूरिस्ट थे वो जीप से उतर के बर्फ़ में कूद रहे थे और नरम नरम बर्फ़ को हाथों में लेकर के घुटनों तक उनके बर्फ़ थे और एक दूसरे के साथ इंजॉय कर रहे थे। कितने टूरिस्ट सारे दृश्य को अपने कैमरे में कैद कर रहे थे। लेकिन लेखिका बर्फ़ पर लेटना चाहती थी। उनके पास पहनने के लिए बर्फ़ वाले जूते नहीं थे और कटाव में भी दुकान नहीं थी। लेखिका ऐसे दृश्य को कैद करना चाहती थी, लेकिन जब वो ऐसे दृश्य को देखती हैं तो वो उसी में खो जाती हैं। अब लेखिका की सहेली मणि ने उन्हें बताया कि ये जो हिम शिखर हैं, यानी कि बर्फ़ के जो पर्वत हैं, ये पूरे एशिया के जल स्तंभ हैं। आप सबको मालूम है कि हम एशियाई कंट्री में रहते हैं, तो ये जो हम लोगों को जो पानी मिलता है इन हिम शिखरों की वजह से ही मिलता है। कि जो प्रकृति है ये बड़े अद्भुत तरीके से, नायाब तरीके से जल को संचित करती है, जल को इकट्ठा करती है। कैसे? गर्मियों में यह बर्फ़ जो है वो पिघल कर लोगों की प्यास बुझाती है और सर्दियों में ये बर्फ़ जो है वो बर्फ़ के रूप में बन कर के जल को संचित करती है। तो ये हिमशिखर जो हैं ये हमारे प्राकृतिक जल स्तंभ हैं, जिनकी वजह से जब चारों तरफ त्राही त्राही मचती है तो ये बर्फ़ शिलाएँ जो हैं पिघल करके हम लोगों के सूखे कंठों तक पहुंचती हैं।
तो प्रकृति का जो ये जल संचय करने का जो तरीका है वो बहुत ही अद्भुत है। अब इसके बाद लेखिका जब आगे बढ़ी तो कटाव में ही उन्होंने देखा कि वहाँ पे उन्होंने कुछ फौजियों को देखा, जहाँ से चीन का बॉर्डर स्टार्ट होना था। वहाँ पे उन्होंने देखा कि -15 डिग्री सेल्सियस में भी वो फौजी अपने तकलीफ़ों को नज़रअंदाज करते हुए बॉर्डर पर तैनात हैं। उन्होंने एक फ़ौजी से बात की तो उन्होंने बताया कि हम इसलिए यहाँ पे अपनी तकलीफ़ों को झेलते हैं या अपने आप को इस बॉर्डर पर तैनात रखते हैं ताकि आप चैन की नींद सो सकें, इसलिए हम यहाँ पर हमेशा पहरे में लगे रहते हैं। लेखिका सैनिकों की इन जीवन की कठिनाइयों को देख करके सुन करके बहुत ही उदास हो जाती हैं। उनके मन में ये बात आती है कि ये सैनिक हमारे लिए कितना कुछ बलिदान कर देते हैं। फिर उसके बाद लेखिका जब वहाँ से कटाव से लेखिका की वापसी होती है तो वहाँ पर उन्होंने जो मैंने आपको बताया था कि युमथांग की घाटी में इन्होंने ढेर सारे प्रियुता और रोडोडेंड्रो के फूल देखे थे। तो जितेन ने बताया कि इन 15 दिनों में ये जो घाटियाँ हैं पूरी प्रियुता और रोडोडेंड्रो के फूलों से भर जाती हैं। लेखिका को रास्ते में युमथांग में उन्हें एक सिक्किमी युवती मिली। तो जब लेखिका ने उस युवती से यानी औरत से पूछा कि तुम सिक्किमी हो, तो उसने बड़े गर्व के साथ कहा, नहीं, मैं इंडियन हूँ। लेखिका को ये सुनकर के बहुत अच्छा लगा कि सिक्किम के लोग अपने आप को भारत का बताते हैं, मतलब भारत में रह कर के वो बहुत खुश हैं। देखिए, मैंने ऐसा क्यों कहा, आपको मैंने स्टार्टिंग में ही बताया कि जब सिक्किम भारत में नहीं था तो वो एक स्वतंत्र रजवाड़ा था, लेकिन बाद में उसे भारत में शामिल कर लिया गया। तो यहाँ के लोगों को भारत में भारत का नागरिक बनने में एक खुशी हुई, इसलिए उसने अपने आप को सिक्किमी न बता के अपने आप को इंडियन बताया, क्योंकि उसके लिए इंडियन होना, भारतीय होना एक गर्व की बात थी। आगे लेखिका ने कुछ जगह पहाड़ी कुत्ते देखे। इन कुत्तों के बारे में मणि ने बताया कि ये पहाड़ी कुत्ते हैं जो भौंकते नहीं हैं, सिर्फ चांदनी रात में भौंकते हैं। मतलब ये कुत्तों की क्वालिटी अलग थी। आगे चल कर के जब लेखिका वहाँ से कुछ दूर आगे आई तो वहाँ पे उन्होंने एक जगह, जब वो लायुम से लौटने लगी तो वहाँ पे उन्होंने देखा कि एक जगह गुरु नानक के फुटप्रिंट थे। फुटप्रिंट यानी जहाँ से गुरु नानक जी गुजरे होंगे वहाँ पर फुटप्रिंट थे। लोगों की ये मान्यता थी कि जब गुरु नानक की थाली से जो चावल छिटक करके गिरे थे तो लोगों ने उस जगह चावल की खेती करना शुरू कर दिया था। सॉरी, ये जगह लायुम नहीं, खेदुम है कि खेदुम नाम का एक स्थान था जहाँ पे गुरु नानक का फुटप्रिंट मिला था और उनके थाली से जो चावल छिटके थे उस एरिया में लोगों ने चावल की खेती करनी शुरू कर दी थी। ऐसी लोगों की मान्यता थी कि वहाँ पे खेती चावल की पैदावार अच्छी होती है। फिर कुछ आगे उन्होंने जब आगे वो बढ़ी तो वहाँ पे एक आदमी ने बताया उन्होंने कि ये जगह जो है, वो उंगली दिखा करके बताया कि ये एक खेदुम है और यहाँ पे देवी देवताओं का निवास होता है। जो यहाँ पे गंदगी फैलाता है वो मर जाता है, इसलिए हम पहाड़ी लोग यहाँ गंदगी नहीं फैलाते हैं, हम इनकी पूजा करते हैं। यहाँ के पहाड़, नदी, झरने, हम इन सब की पूजा करते हैं। तो ये सब सुन करके तब लेखिका कहती हैं कि तभी गैंगटॉक इतना सुंदर है। जब लेखिका गैंगटॉक कहती हैं तब वो आदमी कहता है कि नहीं मैडम, ये गैंगटॉक नहीं है, ये गंतोक है। इसका असली नाम गंतोक है। गंतोक का मतलब पहाड़ होता है। अब उन्होंने अपनी यात्रा वहाँ से फिर चालू कर दी। उनको हिमालय में जो देखना था वो देख करके बहुत खुश हुई।
तो उनको जितेन नार्गे ने बताया कि यहाँ पे सिक्किम जब भारत में मिला लिया गया तो कई वर्षों बाद जो भारतीय आर्मी के कैप्टन शेखर दत्ता थे, उनके दिमाग में ये बात आई कि यहाँ पे सिर्फ फौजियों को रख करके ही क्या होगा, अगर इन घाटियों के बीच, पर्वतों के बीच रास्ते निकाल दिए जाएं तो ये एक टूरिस्ट स्पॉट बन सकता है। तो अभी नए नए रास्तों की खोज हो रही है, नए नए रास्ते बनाए जा रहे हैं। ये सारी चीज़ें देख करके लेखिका बहुत खुश हुई। उनके लिए ये था कि मंजिल तक पहुंचना ज़रूरी नहीं है, मंजिल में आए हुए जो रास्ते हैं उनकी वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है। और इसी तरीके से उनकी ये जो यात्रा थी, इसको इन्होंने असमाप्त खोज का नाम दिया कि ये असमाप्त खोज है, जो सौंदर्य है, मतलब ये जो यात्रा है इंसान की, ये न ख़त्म होने वाली है। इस तरीके से उनकी जीप आगे बढ़ती गई। लेखिका का ये सफ़र ऐसे ही चलता रहा। तो उम्मीद है आप इस कहानी को अच्छे से समझ गए होंगे और आप इस वीडियो को रिपीट करके देखेंगे तो और अच्छे से समझ में आएगा। मैं इसका अगला टॉपिक लेकर के आपके सामने जल्दी आऊँगी। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।